हैं सुपरफास्ट खबरों पर। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसी बीच रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिस पर कल सुनवाई होगी। सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया शाह से दूसरे दिन एनसीबी की पूछताछ चल रही है। इस दौरान उनसे ड्रग्स कनेक्शन पर सवाल किए जा रहे हैं। ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में एनसीबी एक्ट्रेस को समन भेज सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा है। ये नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर पहुंचा है। शरद पवार के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। विपक्ष ने राज्यसभा के पूरे सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया। इसी बीच राज्यसभा से आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पास हो गया है। यह कृषि विधेयक से जुड़ा तीसरा विधेयक है। राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का साथ मिला है। शरद पवार ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि वो इन सांसदों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह भी एक दिन के उपवास पर हैं। विपक्ष के सांसदों के व्यवहार के खिलाफ उपसभापति उपवास रख रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें सच्चाई भी, संवेदनाएं भी, इसे जरूर पढ़ें। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में मोदी ने चुनाव में किसानों से स्वामीनाथन कमीशन वाला एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन 2015 में वो ऐसा नहीं कर पाए। 2020 में वह काला कानून लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने आज आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के लिए यह कार्यक्रम नया अनुभव है, क्योंकि कोरोना के कारण काफी कुछ बदल गया है। पीएम ने कहा कि अब देश में भी विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे, ताकि भारत के छात्रों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसे में छात्रों की रिसर्च यहां पर नए रास्ते खोल सकती है। पीएम मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी से अपील करते हुए कहा कि आप अपने यहां एक सेंटर बनाएं जो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर काम करे और बचाव के उपाय निकाले। बसपा सुप्रीमो मायावती विधानसभा चुनाव को देखते हुए मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई हैं। मायावती ने मंडलीय मुख्य सेक्टर प्रभारियों की जिम्मेदारी में नए सिरे से बदलाव किया है। बसपा में शमसुद्दीन रायनी को यूपी के प्रमुख मंडलों की जिम्मेदारी के साथ साथ उत्तराखंड का भी जिम्मा सौंपा गया है। वहीं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली को पश्चिमी यूपी से हटाकर पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दे दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उपचुनाव से पहले बड़ी सौगात दी। सीएम चौहान ने ऐलान किया है कि अब किसानों को हर साल 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। महाराष्ट्र के बड़े किसान संगठन शेतकारी संगठन ने घोषणा की है कि इसके कार्यकर्ता 25 सितंबर को सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन यह प्रदर्शन किसान बिल के खिलाफ नहीं बल्कि समर्थन में होगा। संगठन का कहना है कि किसानों की जो लंबे दिनों से मांग थी, सरकार ने उसे पूरा किया। संगठन ने केंद्र सरकार के कदम को बड़ा सुधार बताया और कहा कि इससे किसानों को वित्तीय आजादी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ उच्च स्तरीय आभासी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 33 बड़े निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए 80% आईसीयू बिस्तर आरक्षित रखने के आप सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में अनलॉक 4 चल रहा है। इसी बीच बिहार सरकार ने 28 सितंबर से कक्षा 9 से ऊपर के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। सुशांत की मौत मामले में आज होने वाली सीबीआई की एम्स की टीम के साथ बैठक टल गई है और ये अहम बैठक दिल्ली में होनी थी और इसमें सुशांत की विस्रा और ऑटोप्सी रिपोर्ट पर मंथन होना था। मुंबई के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत के ढहने से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम के चरार ए शरीफ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मारा गया है और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें रियाद में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए यहां लाया गया था। यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फिल्म सिटी को लेकर तंज कसा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सपा काल में बनी फिल्म सिटी का श्रेय लिया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण के बाद अब नोएडा प्राधिकरण ने भी योगी सरकार को फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव भेजा है। नोएडा प्राधिकरण ये जमीन सेक्टर 162, 164, 165 और 166 में मुहैया करवा सकता है। इन सेक्टर्स में करीब 500 एकड़ जमीन मौजूद है, जिनमें से नोएडा प्राधिकरण के पास 200 एकड़ पहले से मौजूद है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर भी जमीन फिल्म सिटी के लिए और भी खरीदी जा सकती है। उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की वजह से आज दुनिया एक बेहतर जगह पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने का ऐलान किया है। संसद ने महामारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान है। दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ। चार्जशीट में कहा गया कि जांच के दौरान यहां पता चला है कि हिंसा की साजिश रचने के लिए 5 लोगों को 1.61 करोड़ रुपए दिए गए थे। पुलिस के मुताबिक 1 करोड़ 48 लाख रुपए नगद के रूप में निकाले गए और विरोध प्रदर्शन स्थल के प्रबंधन के साथ साथ दिल्ली में दंगों में रची गई साजिश को अंजाम देने के लिए खर्च किए गए। लखनऊ में बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष और योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर ईश्वर सिंह को सहायक भंडारण अधिकारी की ओर से धमकी देने का मामला सामने आया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अमर दुबे की पत्नी के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान ब्राह्मण महासभा ने अमर दुबे की पत्नी का मुकदमा लड़ने का ऐलान किया है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद का गांव करीमगंज बुखार से जूझ रहा है। यहां पिछले 23 दिनों से बुखार से पीड़ित 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के चलते लखनऊ में इस बार रामलीला का मंचन नहीं किया जाएगा। कहा जाता है कि 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने इस रामलीला की शुरुआत की थी। फीस न भरने पर बच्चों की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से इनकार करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। आसाराम पर लिखी किताब पर रोक के बाद प्रकाशन की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने किताब पर लगी रोक को हटा दिया है। आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन होम बायर्स का आम्रपाली प्रोजेक्ट के पेमेंट अभी बकाया रह गया है, वो अपना बकाया 30 अक्टूबर तक जमा करा दे, नहीं तो उनका फ्लैट कैंसिल कर दिया जाएगा। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 55 लाख के करीब पहुंच गया, जबकि कोरोना की चपेट में आकर अब तक 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75,083 नए मामले सामने आए, जबकि 1,053 लोगों की इसके चलते मौत हुई। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 2,548 नए मामले सामने आए और इसी के साथ राजधानी में मरीजों की संख्या बढ़कर 2,49,259 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,738 नए मामले सामने आए। साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,24,380 हो गई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने जयपुर में राज्य स्तरीय वॉर रूम शुरू किया है। राज्य स्तरीय वॉर रूम 30 मिनट में कोरोना संक्रमित को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के लोगों को जल्द ही उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। हरियाणा के अस्थायी जेल से 8 कैदी फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस पूरे जिले में कैदियों की तलाश कर रही है।
रुड़की में किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने ओवरब्रिज निर्माण के ठंडे बस्ते में जाने के मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उन्होंने रेल मंत्री से मामले में संज्ञान लेने की अपील की। मसूरी में शिफन कोर्ट से हटाए गए मजदूरों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। रामपुर में पुलिस ने सपा सांसद आजम खान के करीबी 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बता दें कि बरकत अली पर कई मामले दर्ज थे। पानीपत में दुष्कर्म पीड़िता न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़िता ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फाजिल्का के अस्पताल में बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल हमें शव नहीं दे रहा है। हिमाचल के सभी सीमाओं को पर्यटकों के लिए खोले जाने पर कारोबारियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। बायसी में विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में पार्टी विस्तार पर चर्चा की गई। झारखंड हाईकोर्ट के हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले के बाद शिक्षकों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। साहिबगंज में पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 9 नाबालिग बच्चियों को छुड़वाया गया। झारखंड के गिरिडीह में राशन में घोटाले का मामला सामने आया। आरोप है कि डीलर 35 किलो की जगह 17 किलो का ही राशन देता है। बठिंडा में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मुलाजिम जत्थेबंदियों का प्रदर्शन 7वें दिन में प्रवेश कर गया। बिजनौर में रुपए के लेन देन को लेकर 3 युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर में एक युवक ने नदी में कूद गया और सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारी गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश कर रहे हैं। पंजाब के आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के समनापुर में पुलिस ने 34 साल की महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनूपपुर में नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर सीएम ने बिलासपुर को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता हवाई रूट से जोड़ने का आग्रह किया है। कन्नौज में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों के परिजन प्रेम प्रसंग का विरोध कर रहे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 166 अंकों की तेजी के साथ ही 38,200 पर खुला, जबकि निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ 11,302 पर खुला। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 8 पैसे जबकि डीजल 15 पैसे सस्ता हुआ। आर्थिक संकट से जूझ रही बीएसएनएल ने 18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने की योजना बनाई है। HUL के CMD संजीव मेहता ने कहा कि भारत अगले 15 साल में 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के कामकाज में सुधार और क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के लिए चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का निजीकरण करने का सुझाव दिया। IRDAI ने KYC प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला लिया है। उसने लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अपने ग्राहकों की वीडियो आधारित KYC करने की मंजूरी दे दी है। CBI ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर एक निजी कंपनी मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड और कंपनी के निदेशकों के खिलाफ बैंक लोन फर्जीवाड़े का मामला दर्ज करने के बाद 4 राज्यों में छापेमारी की। 8 नवंबर से बिहार के दरभंगा से दिल्ली पुलिस और बेंगलुरु के लिए डेली फ्लाइट शुरू होगी और स्पाइसजेट ने इस बात की जानकारी दी। SBI ने कोविड-19 से प्रभावित रिटेल बोरोवर्स को राहत देने के लिए एक लोन पॉलिसी पेश की है। HDFC बैंक ने भ्रामक दावों से जुड़े अमेरिका की एक विधिक कंपनी के आरोपों को खारिज कर दिया। बैंक ने मुकदमे का जमकर बचाव करने की बात कही है। दुनिया में कोरोना के 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 2 करोड़ 31 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। एंटीबॉडी कमजोर होने पर दोबारा कोरोना हो सकता है। 3-4 महीने के बाद दोबारा कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है।
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के लिए अबॉर्शन कानून चुनौती बन सकता है। ज्यादातर लोग पाबंदियों के साथ गर्भपात को मंजूरी देने के पक्ष में हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि हमें दिक्कत इमरान खान से नहीं बल्कि उन्हें पीएम बनाने वालों से दिक्कत है। संयुक्त राष्ट्र ने घातक कोरोना वायरस महामारी के साथ अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव को सबसे बड़ी चुनौती माना है। यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने पाक को लताड़ लगाई, वहीं कहा कि मरने पर पाकिस्तानी आतंकियों को शहीद का दर्जा देते हैं। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, वहीं ट्रंप बोले कि यह कदम परमाणु हथियारों को विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। चीन की सेना खुद को ताकतवर बताती है, लेकिन वियतनाम जैसे छोटे से देश में 1979 में हार गई थी। नेपाल का प्लानिंग कमीशन लिपुलेख और कालापानी में जनगणना कराना चाहता है। दूसरे विभागों को भारत के साथ इसे लेकर विरोध का डर है। अमेरिका में टिकटॉक को प्रतिबंधित से बचाने के लिए बाइट डांस ने टिकटॉक ग्लोबल नाम से कंपनी बनाई है, जिसमें 80% की हिस्सेदारी मांगी है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अनुराग कश्यप का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर अनुराग को बेहद संवेदनशील और इमोशनल शख्स बताया है। अभिनेता अनुपम खेर कृषि बिल के समर्थन में उतर आए हैं। अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा कि यह बिल किसानों की हालत सुधारेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। कोरोना काल में 72वें एमी अवार्ड की घोषणा की गई। कॉमेडी कैटेगरी में क्रीक और ड्रामा कैटेगरी में सेक्सेशन को शीर्ष पुरस्कार हासिल किए। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीना वहाब कोरोना की चपेट में आ गई हैं। वह अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कसौटी जिंदगी के में कमौलिका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस आमना शरीफ ने शो को अलविदा कह दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से मात दी। आरसीबी की तरफ से युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी की। चहल ने 4 ओवर में 18 रन देकर विकेट झटके और मैन ऑफ द मैच चुने गए। कप्तान विराट कोहली आरसीबी की जीत से खुश हैं। कोहली ने कहा कि हमने एक टीम के तौर पर अच्छा खेल दिखाया और इसका नतीजा जीत के तौर पर मिला है। विराट कोहली ने युजवेंद्र चहल की तारीफ करते हुए कहा कि चहल हमारे लिए शानदार साबित हुए। चहल ने ही पूरे मैच को बदल कर रख दिया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शारजाह